हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में कंप्यूटर वाला चैप्टर चल रहा है। इसका थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ चुके थे और हमने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से देना था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसी तरीके से लगातार जो क्लासेज हैं वो चलती जा रही हैं। कुछ टॉपिक आरएस प्री के समाप्त हो गए तो उनको ज़रूर देखिए आप, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अच्छी तैयारी के साथ आपको बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे प्राप्त होंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए अगला टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा यूनिट्स। देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछता है? 1 बाइट वाला। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। दोबारा सुनिए, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। अब बाकी सब तो 1024 के मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट। अब देखिए क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है बाइट। तो बाइट से बड़ी कौन सी होती है? किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के, 1 MB बराबर होता है 1024 KB के, 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, और 1 TB बराबर होता है, टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB के। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई बाइट, जो 8 बिट्स के बराबर होती है। फिर उससे बड़ी इकाई होती है किलोबाइट। 1 KB या 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, 1 MB बराबर होता है 1024 KB के, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB के। तो इस तरीके से जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, डेटा यूनिट्स को हम याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, 1 बाइट कितने के बराबर होता है? 8 बिट्स के। चलिए अगला पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट क्या है। देखिए सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। लैन, वैन, मैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनके जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म है, वो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं कि लैन की फुल फॉर्म क्या है, वैन की फुल फॉर्म क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन का अर्थ क्या होता है? सीमित क्षेत्र, जैसे कार्यालय और स्कूल में कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। किसी बड़े क्षेत्र जैसे इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट किस कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है? वैन का प्रकार है, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी शहर या नगर के क्षेत्र के लिए सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से नेटवर्क कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया, लैन, वैन और मैन। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होता है? कंप्यूटरों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के जो नियम होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे TCP IP, जैसे IP एड्रेस होता है कि भाई इससे हम कंप्यूटर के बीच जो डाटा आदान प्रदान है वो किस तरह से कर सकते हैं। HTTP और FTP, ध्यान दीजिए, TCP या IP, HTTP और FTP ये प्रोटोकॉल्स हैं। और ये प्रोटोकॉल्स का अर्थ क्या होगा? कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान करने के जो नियम होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब इसमें हम जैसे IP एड्रेस के रूप में बात करें तो IPv4 32 बिट एड्रेसिंग। IPv4 किसे कहेंगे? 32 बिट एड्रेसिंग को IPv4 कहते हैं। और IPv6 क्या होती है? 128 बिट एड्रेसिंग। अब इसमें जो डाटा आदान प्रदान है उसके आधार पर IP एड्रेस होते हैं। IP एड्रेस जैसे IPv4, IPv6। IPv4 जो होता है 32 बिट एड्रेसिंग होते हैं। जैसे
192.168.1.1। ऐसे ही IPv6 128 बिट एड्रेसिंग ज़्यादा एड्रेस की उपलब्धता के लिए, यानी ज़्यादा डाटा आदान प्रदान करना होगा, तो वो कौन सा IP एड्रेस होगा? IPv6। चलिए आगे हम बात करें साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध क्या है। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में साइबर अपराध हो रहे हैं लगातार। साइबर अपराध का अर्थ होता है कि किसी के व्यक्ति की निजी जानकारियों को हासिल करने के लिए वायरस इंसर्ट कर लेना या हैकिंग प्रक्रिया, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध होते हैं फिशिंग, हैकिंग, मालवेयर अटैक। ये जो वायरस हैं कंप्यूटर्स में डाल दिए जाते हैं, उनसे किसी की निजी बातों को सुनना या फिर हैकिंग करना या फिशिंग करना, ये सब क्या है? साइबर अपराध है। अब देखिए लगातार जो है हमारे समाज में साइबर अपराध होते जा रहे हैं, तो इनसे सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। इनसे सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? देखिए मान लीजिए मालवेयर अटैक है, वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में हम क्या रखते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखते हैं, जो कि वायरस को अटैक होने से बचाता है। मजबूत पासवर्ड बनाते हैं और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहते हैं। तो यदि हम मजबूत पासवर्ड बनाएंगे और नियमित रूप से उन्हें बदलेंगे, तो भी हम अपने जो जानकारी है, निजी जानकारी है, उसको हम अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में सुरक्षित रख पाएंगे। और फायरवॉल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फायरवॉल का। तो देखिए साइबर अपराध की सुरक्षा से हम 3 चीज़ों से करते हैं। एक है एंटीवायरस, दूसरा है मजबूत पासवर्ड, तीसरा है फायरवॉल के उपयोग से हम साइबर अपराध की सुरक्षा करते हैं। साइबर सुरक्षा नियम अधिनियम क्या है? 2000 का IT अधिनियम है। साइबर सुरक्षा अधिनियम क्या है? सन 2000 का IT अधिनियम है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय संसद ने साइबर सुरक्षा अधिनियम पारित किया। और वो कब पारित किया? सन 2000 में साइबर सुरक्षा अधिनियम क्या किया? पारित किया। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि साइबर सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? वो सन 2000 में पारित किया गया था। चलिए आगे हम बात करें आधुनिक प्रौद्योगिकी। देखिए आधुनिक प्रौद्योगिकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए इंटरनेट आधारित डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। यानी हम इंटरनेट के आधार पर, जैसे आप देखते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जैसे गूगल की जीमेल है, उस पर आप अपना डाटा क्या है? सेव कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? कि इंटरनेट पर ही अपने डाटा को स्टोर करना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और उसी को प्रोसेस करना कभी भी हमें देखना है, जैसे कोई फाइल है, उसको खोल लिया, कोई जानकारी है, उसको देख लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए मशीनों में सोचने समझने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया जो होती है, वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आजकल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। मशीन लर्निंग AI का एक भाग, जिसमें मशीनें डाटा का विश्लेषण कर अनुभव से सीखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। तो यह जो मशीन लर्निंग है, वह क्या है? AI का भाग है, जिसमें मशीनें डाटा का विश्लेषण करती हैं और अनुभव से क्या करती हैं? सीखती हैं। आगे हम बात करें ब्लॉकचेन क्या है। देखिए सुरक्षित और विकेंद्रीकृत डेटा स्टोरेज को ब्लॉकचेन कहते हैं। जो यानी ऐसा डेटा स्टोरेज जो सुरक्षित है और विकेंद्रीकृत है, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉकचेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लॉकचेन। चलिए आगे हम बात करें कंप्यूटर की भाषाएं। तो जो कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली भाषा है लो लेवल लैंग्वेज या निम्न श्रेणी की भाषा। ऐसी भाषा जो बाइनरी डिजिट पर आधारित होती है। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1, तो उसे हम मशीनी भाषा या असेंबली भाषा के रूप में हम जानते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा लो लेवल निम्न श्रेणी की भाषा है? तो मशीनी भाषा जो 0 और 1 पर आधारित है, और असेंबली भाषा, ये लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? C++, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज। C++, जावा, पाइथन, ये सब कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगली जो भाषा है वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जटिल प्रोग्राम्स को छोटे भागों में तोड़कर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? जब जटिल प्रोग्राम्स को छोटे भागों में तोड़कर लिखा जाता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें C++ और जावा आती है। कौन आती है? C++ और जावा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन, जावा स्क्रिप्ट को जो तेज विकास के लिए उपयोग होती है।
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन, जावा स्क्रिप्ट जो तेज विकास के लिए उपयोग होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो तेज विकास के लिए उपयोग में ली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है। तो ये तेज विकास के लिए कंप्यूटर में क्या है? उपयोग में लाई जाती हैं और तेज विकास में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं। एक क्वेश्चन के साथ इस क्लास सेक्शन को हम समाप्त करते हैं और आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जो ये क्लासेज हैं वो उसी तरह से चल रही हैं जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में घर पे थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, फिर एक टाइम के बाद वह टॉपिक पूरा समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस सभी प्रक्रिया के माध्यम से आप सीख रहे हो। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वह है साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया? साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया? भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? 2000, 2003, 2005, 2002। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जरूर दें। आपको ये क्लास कैसी लगी और अन्य क्लासेज आप कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको जो भी न्यू जो हम क्लासेस डाल रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आरएस की ये प्री की जो क्लासेज हमने श्रृंखला चला रखी है निश्चित रूप से आपकी तैयारी में लाभदायक होगी। जब भी परीक्षा होगी यहाँ से क्वेश्चन आने की लगभग पूरी संभावना बनी रहेगी। आप आसानी से कॉन्फिडेंस तरीके से अपने पेपर को कर सकते हो। अपनी तैयारी बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।